हमारे इस प्लेनेट पर आज तक 117 बिलियन लोग पैदा हुए हैं और इसमें से 93% इंसान मर चुका है और तकरीबन सारों को ही हिस्ट्री भूल चुकी है। हमें नहीं पता वो कौन थे, कहाँ रहते थे, उन्होंने अपने वक्त के साथ क्या किया जो उन्हें दिया गया था। लेकिन ये चीज सारे इंसानों के लिए सच नहीं है। 2022 में रिसर्चर्स को इंतहा से ज्यादा मुश्किल टास्क मिलता है। उसमें था कि एक डिटेल्ड लिस्ट बनाओ जिसको इन्होंने कहा था नोटेबल ह्यूमंस इन हिस्ट्री। इसके रिजल्ट में ये लोग 2.29 मिलियन लोग हिस्ट्री से निकाल लेते हैं जो कि फेमस और इन्फ्लुएंशियल थे रिकॉर्डेड हिस्ट्री में। इसमें वर्ल्ड लीडर्स होते हैं, इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट होते हैं, एक्सप्लोरर्स होते हैं, रेवोल्यूशनरी इन्वेंटर्स होते हैं और इंटरेस्टिंगली इसमें एक और दो इडियट भी हैं, इंक्लूडिंग वो बंदा भी जिसपे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बस आप लोग अपनी हंसी कंट्रोल करना इस वीडियो में क्योंकि वीडियो बड़ी फनी होने वाली है। 1748 के विंटर्स में टिमोथी डेक्स्टर एक टाउन में पैदा होता है जो बॉस्टन मैसेच्यूसेट्स के बिल्कुल साथ होता है। इस टाउन का नाम होता है मॉल्टन। बचपन से ही पैसा तो इनकी फैमिली का कोई मसला ही नहीं था क्योंकि इनके पास होता ही नहीं है। इसके माँ बाप गरीब से फार्म वर्कर्स होते हैं। बेशक टिमोथी बेवकूफ सा होता है लेकिन इसका हमेशा से बिलीफ होता है कि मैं एक ना एक दिन अमीर जरूर बनूंगा। अब बेशक ये गरीब होते हैं, टिमोथी को पता था कि मुझे बड़े मूव्स लेने पड़ेंगे अपने इस ड्रीम को रियलिटी बनाने के लिए। जब ये सिर्फ 8 साल का होता है तो वो डिसाइड करता है मुझे इस एज से ही बड़े मूव्स लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर उसका मूव ये होता है कि ये 2nd ग्रेड से ड्रॉप आउट होता है। उसके बाद फार्म पे काम कर करके ये चमड़े की फैक्ट्री पर लग जाता है। कई साल वो यहाँ पर बड़ी मेहनत करता है और इतने पैसे कमा रहा होता है जितना उसकी फैमिली ने आज तक नहीं कमाए थे। लेकिन इसको पता होता है ये वाला काम मुझे अमीर तो नहीं बनाएगा। तो जब ये 19 साल का होता है तो ये डिसाइड करता है कि अब दोबारा वक्त आ गया कि मैं एक और बड़ा मूव लूं। तो ये अपना सबसे बेस्ट सूट बेचता है और उन पैसों से ये एक दूसरे टाउन में शिफ्ट हो जाता है जिसका नाम होता है न्यूबेरी पोर्ट। इसका ख्याल होता है यहाँ पर जो इकोनॉमी बूम हो रही है उसकी वजह से मैं थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा लूंगा और यहाँ पर वो सही होता है बिल्कुल। लेकिन इसको यहाँ पर कामयाबी कोई हाई पेइंग जॉब से नहीं मिलती बल्कि जब वो इस टाउन में शिफ्ट होता है तो इसको यहाँ पर एक बहुत ही अमीर तरीन बेवा औरत मिलती है। उसका नाम होता है एलिजाबेथ फोर्थिंगम। ये यहाँ पर इससे शादी कर लेता है और रातों रात अमीर हो जाता है। फिर जब ये इस औरत के मेंशन में शिफ्ट होता है और लोगों को कहता था कि मुझे लॉर्ड टिमोथी डेक्स्टर बोला करो, लॉर्ड लगा दिया था इसने अपने नाम के साथ। खैर जब वो इस मेंशन में शिफ्ट होता है तो ये बिल्कुल लॉस सा हो जाता है। सारी जिंदगी तो ये पैसे के पीछे भाग रहा था लेकिन जब एकदम से पैसा आ जाता है इसको समझ ही नहीं आती कि मैं क्या करूं। तो ये ना न्यूबेरी पोर्ट में इधर उधर फिरता है और देखता है कि यहाँ के अमीर लोग क्या काम कर रहे हैं। इसको पता चलता है यहाँ के अमीर लोग तो ज्यादातर पॉलिटिकल पोजीशंस पर हैं। तो टिमोथी डिसाइड करता है भाई मैं भी बनूं, मैं भी ऑफिस जाऊं, मैं भी काम करूं। तो ये इलेक्शन में ही खड़ा हो जाता है। अब लोगों को पता था भाई ये ना पढ़ा लिखा बंदा है, ना इसको लिखना आता है, कुछ भी नहीं करना आता। तो ये इलेक्शन ही हार जाता है। अब अपनी हार को मानने के बजाय टिमोथी पिटीशन डालता रहता है इस टाउन को कि मुझे किसी ना किसी तरीके से कोई पॉलिटिकल ऑफिस दे दो। टाउन कहता है नहीं भाई इस तरह कोई डेमोक्रेसी काम करती है। लेकिन टिमोथी नहीं समझता, वो इनको बड़ी बड़ी पिटीशंस भेजता रहता है जिसमें वो एक्सप्लेन करता है एग्जैक्टली कि तुम लोग मुझे क्यों हायर करोगे। इस टाउन को एक्सपर्ट बुलाने पड़ते हैं लिटरली ये पढ़ने के लिए कि भाई इसने ये क्या लिखा है अपने लेटर्स में, क्योंकि ये अनपढ़ तरीन बंदा होता है। इसकी पिटीशंस में अजीब अजीब सी पहेलियां, इतनी ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स और इतनी कंफ्यूजिंग होती है कि पहली दफा देखने में ऐसा लग रहा होता है जैसे ये किसी फॉरेन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। फिर जब इन्हें किसी न किसी तरह समझ आती है कि भाई इसने क्या लिखा है तो ये फौरन उसको डिनाई कर देते हैं। लेकिन टिमोथी इनको भेजता रहता है। फाइनली ये टाउन जब इतना ज्यादा तंग आ जाता है इसकी इन पिटीशन से तो ये डिसाइड करते हैं हम इसको ना कोई फेक पॉलिटिकल टाइटल दे देते हैं इसको खुश करने के लिए ताकि ये पिटीशंस लिख लिख कर हमें जलील तो ना करे। ये इसको पोजीशन देते हैं द इन्फॉर्मर ऑफ द डियर। वो इसको कहते हैं तुमने ना डियर एक्टिविटीज को देखनी है पूरे न्यूबेरी पोर्ट में। और यहाँ पर मजाक उसके साथ ये था पूरे न्यूबेरी पोर्ट में कोई भी डेयर नहीं होता। लेकिन टिमोथी इसको अपनी बेइज्जती नहीं समझता, ना ही इसमें उसको कोई मजाक दिखता है। वो इसको बड़े सीरियस लेता है। उसको लगता है कि मेरी पिटीशंस काम कर गई हैं और फुल जज्बे के साथ ये अपना पॉलिटिकल टाइटल लेता है और काम पे लग जाता है। ये सारा टाइम टाउन में इधर उधर फिरता था और डॉक्यूमेंट करता रहता था डियर एक्टिविटी को। लेकिन यहाँ पर तो कोई होती ही नहीं थी। फिर जब इसका टेन्योर खत्म होता है टिमोथी को लगता है मैंने एज अ इन्फॉर्मर ऑफ द डियर बहुत कुछ अकॉम्प्लिश कर लिया। अब वो इस पॉलिटिकल ऑफिस से आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है। तो ये अपनी इन्फॉर्मर ऑफ द डियर लॉग बुक जो इसने पूरी लिखी होती है उसको ये टाउन के हवाले कर देता है और कहता है अगला बंदा जो तुम हायर करोगे ना उसको इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन बदकिस्मती से जब ये टाउन उस लॉग बुक को खोलता है उनको इसके अंदर अजीब सी पिक्चर्स मिलती हैं डेयर्स की और ऐसे ऐसे अनपढ़ पैराग्राफ लिखे होते हैं डेयर्स के बारे में। इवन एक्सपर्ट्स भी उनको नहीं समझ पाते। तो ये लोग इस लॉग बुक को ही फेंक देते हैं और ये जो इन्फॉर्मर ऑफ डेयर की पोजीशन होती है उस पे भी कभी किसी को नहीं बिठाते। जब अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर शुरू होती है जो कि ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका की कॉलोनीज के दरमियान होती है, इसमें अमेरिका अपने ही पैसों को प्रिंट करना शुरू कर देता है जिससे वो अपने ट्रूप्स को पे कर रहा था। लेकिन इसमें मसला ये था ये जो पैसे थे उसको बोला जाता
आता था कॉन्टिनेंटल डॉलर। ये सिल्वर और गोल्ड से बैक नहीं हुआ था, बल्कि ये बैक्ड होता है प्रॉमिस पे, वो भी फ्यूचर वैल्यू की। ये भी इस कंडीशन पे कि अगर अमेरिका जंग जीत जाए। और इसके साथ साथ अमेरिका इसकी इतनी ज्यादा ओवर प्रिंटिंग कर देता है कि ये पैसे इन्फ्लेशन की वजह से बिल्कुल वर्थलेस हो जाते हैं। 1778 में ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू से गिरकर 15% पे आ जाती है। इसके 2 साल बाद सिर्फ 2.5% पे आ जाती है। और 1781 में ये इतनी ज्यादा वर्थलेस हो जाती है कि इसको करेंसी के तौर पर फंक्शन करवाना ही बंद करवा देते हैं। न्यूबेरी पोर्ट में कुछ अमीर बंदे होते हैं, वो कहते हैं हम इन बेचारे ट्रूप्स को ना एक फेवर दे देते हैं। उनको ये कहते हैं तुम्हारी ये जो कॉन्टिनेंटल डॉलर करेंसी है जो बिल्कुल वर्थलेस है, हम उसको थोड़े बहुत पैसों में तुमसे खरीद लेते हैं, तुम लोगों के पास कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ ना होने से तो बेहतर है ना। अब टिमोथी देखता है कि यहाँ के अमीर लोग ये काम कर रहे हैं तो वो भी इस ट्रेंड पर जंप कर देता है। लेकिन वो इस चीज को एज अ फेवर नहीं देख रहा था कि मैं इन ट्रूप्स की मदद करूंगा उनसे उनकी वर्थलेस करेंसी लेकर, बल्कि वो इसको बड़ी कमाल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखता है। उसका ये बिलीव था कि अमेरिका तो ये जंग जीतेगा ही, उसके बाद इस करेंसी की बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। तो टिमोथी अपनी यहाँ पर सारी की सारी सेविंग्स लगा देता है कॉन्टिनेंटल डॉलर को खरीदने में। अब बजाय इसके कि ये डिसेंट क्वांटिटी में कॉन्टिनेंटल डॉलर खरीदता, टिमोथी सारे ही खरीद लेता है। हर कॉन्टिनेंटल डॉलर जिस पे इसका हाथ लग रहा था ये खरीदता जा रहा था। और ये इतनी ज्यादा क्वांटिटी में खरीद लेता है कि जितना भी कॉन्टिनेंटल डॉलर हिस्ट्री में प्रिंट हुआ था इसके पास उसका 20% तक इकट्ठा हो जाता है। जब लोगों तक ये बातें पहुंचती हैं कि टिमोथी ने बड़ी वर्स इन्वेस्टमेंट कर लिया, क्योंकि उस टाइम कोई भी ये चीज नहीं सोच रहा था कि इस करेंसी की कोई वैल्यू भी होगी। बेशक अमेरिका जंग जीत जाए तब भी। फिर जब लोगों को पता चलता है टिमोथी ने इतनी बुरी इन्वेस्टमेंट की है, तो न्यूबेरी पोर्ट में जितने भी अमीर लोग होते हैं ना वो बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि ये सारे लोग टिमोथी से बड़ा तंग थे और उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी कि टिमोथी हमारे लेवल पे है सिर्फ इस वजह से कि उसके पास थोड़ा बहुत पैसा है। तो ये सारे बड़ा एक्साइटेड होते हैं इसका दिवालिया निकलते हुए देखने में। फिर अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर के एंड पर जब अमेरिका जीत जाता है तो कांग्रेस अपना यहाँ पर वादा निभाती है और करेंसी को बैक कर देती है, जिसकी वजह से टिमोथी पूरे अमेरिका में रातों रात अमीर तरीन इंसान बन जाता है। तो फौरन टिमोथी अपने इस नए पैसों से लग्जरियस मेंशन खरीदता है, वो भी न्यूबेरी पोर्ट के सबसे अमीर तरीन नेबरहुड में। इस परचेज के बाद उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं इतने सारे पैसों से करूं क्या। तो कई हफ्ते ये सोच में लगाता है कि मैं कौन हूँ, क्या करना चाहता हूँ आगे। तो फिर इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं 40 वुडन स्टैचू बनाता हूँ अपने लॉन में, वो भी रैंडम फेमस बंदों के। इन स्टैचूज में जॉर्ज वॉशिंगटन भी होता है, नेपोलियन बोनापार्ट, थॉमस जेफरसन और इनमें सबसे अहम बंदा टिमोथी डेक्स्टर खुद भी। हर स्टैचू के नीचे इसने थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी और अपने स्टैचू के नीचे ये बड़ी मिसलीडिंग सी चीज लिखवाता है आई एम फर्स्ट इन द ईस्ट, फर्स्ट इन द वेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट फिलोसफर इन वेस्टर्न वर्ल्ड। पैसा वैसे बाकी इसके दिमाग पर चढ़ गया था, है ना। इस पॉइंट तक न्यूबेरी पोर्ट में जो अमीर लोग होते हैं वो टिमोथी से थोड़ा जलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने पैसे का शो ऑफ कर रहा होता है, बड़ा सा मेंशन लेता है, फिर स्टैचूज बनवाए हुए थे। तो यहाँ पर कुछ जो नामवर बंदे होते हैं वो टिमोथी को बर्बाद करने के तरीके ढूंढने लग जाते हैं। इनको पता था टिमोथी कोई समझदार बंदा तो है नहीं, तो वो ना इसको बहुत ही बकवास इन्वेस्टमेंट के मशवरे देना शुरू कर देते हैं। वो इसको कहते हैं तुम ना ऐसा करो, बहुत सारे वार्मिंग पैन खरीद लो और इनको ना कैरेबियन में भेज दो। वार्मिंग पैन ना एक किस्म का फ्राइंग पैन समझ लो, ये ऊपर नीचे से तो बंद होता है लेकिन इसके दरमियान में गरम गरम कोयले डालते हैं और लोग इसको बेड के नीचे रखते थे ताकि उनको गर्माहट मिले रात को। ये चीज थी तो बड़ी जबरदस्त लेकिन ठंडे इन्वायरमेंट के लिए, जैसे कि न्यूबेरी पोर्ट था, लेकिन ये बिल्कुल वर्थलेस होती है गर्म इन्वायरमेंट में जैसे कि कैरेबियंस थे। टिमोथी सोचता है मुझे ना बड़ी जबरदस्त इन्होंने अंदर की इन्फॉर्मेशन दी है और वो इसको बड़ा सीरियस लेता है। ये 40,000 वार्मिंग पैन्स को खरीदता है, उनको शिप में डालता है और इसको कैरेबियन आइलैंड्स भेज देता है। जब पैन्स वहां पर पहुंचते हैं तो लोकल्स को नहीं पता होता ये क्या चीज है और इसका क्या काम है, लेकिन इनको पता चलता है ये जो वार्मिंग पैन्स हैं, जब चीनी को उबाल कर शीरा नहीं बनता तो उसको आग के ऊपर हिलाने के लिए लोहे का चम्मच के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था, मतलब एज अ कड़ची। तो यहाँ पर ये सारे के सारे बिक जाते हैं बड़े प्रॉफिट पर। टिमोथी उन नोबल लोगों के पास जाता है और उनका शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मुझे बड़ी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट टिप दी है। इन अमीर लोगों को बड़ा गुस्सा आता है कि हमारा प्लान बैकफायर हो गया हम पे ही। तो ये लोग डिसाइड करते हैं हम इसको इससे भी ज्यादा गंदी इन्वेस्टमेंट टिप देते हैं जिससे तो ये कन्फर्म ही बर्बाद होगा। वो इसको कहते हैं क्यों ना तुम बहुत सारा कोयला लो और उसको न्यू कैसल इंग्लैंड में भेज दो। अब न्यू कैसल कोल कैपिटल होता है पूरी दुनिया का, यहाँ पर इतना ज्यादा कोयला था पहले से ही कि इधर कोयला भेजना बेवकूफी थी। टिमोथी कहता है इन बंदों ने मेरा कभी पहले बुरा तो नहीं सोचा, तो वो इनकी एडवाइस को बड़ा सीरियसली लेता है। ये शिप्स को कोयलों से भरता है और न्यू कैसल भेज देता है। अब इस चीज ने उसको डेफिनेटली बर्बाद कर देना था। अगर वहां पर कोल की स्ट्राइक ना हो रही होती, उसकी कश्ती पहुंचने से पहले यहाँ पर कोल स्ट्राइक्स हुई
हुई हुई थी। तो जब टिमिथी का कोयला न्यू कैसल पहुंचता है, यहाँ पर कोयले की शॉर्टेज हुई हुई थी, तो उसका सारा कोयला बड़े प्रॉफिट से बिकता है। एक और बार टिमिथी उन नोबल बंधुओं के पास जाता है और कहता है शुक्रिया यार, बड़ी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का। अब तो ये लोग बहुत ज्यादा तप जाते हैं, 2 दफा इनका प्लान बैकफायर हुआ था इन्हीं पे। तो ये सारे एरिस्टोक्रेट्स इकट्ठे होते हैं और कहते हैं इस दफा तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये कंफर्म फेल हो। तो ये इसको एक और बड़ी बकवास इन्वेस्टमेंट टिप देते हैं। वो कहते हैं टिमिथी, क्यों ना तुम सारी की सारी वेल बोन्स खरीद लो, मतलब उसको होल्ड करो, अपने घर में रखो, एक दिन ये बहुत कीमती हो जाएगी। उस टाइम वेल बोन्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी और उसकी वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही थी। दोबारा टिमिथी सोचता है इन लोगों ने मेरा कभी बुरा तो नहीं चाहा, तो मैं यही काम करता हूँ। तो ये हजारों किलो सड़ती हुई वेल बोन्स खरीद लेता है और अपनी बेसमेंट में बड़ी सी ढेरियां लगा लेता है। इसके कुछ ही अरसे बाद फ्रांस के अंदर मर्दों के लिए ना फैशनेबल हो जाता है क्रॉस सेट्स पहनना, और ये क्रॉस सेट्स बनते थे वेल बोन से। तो एक बार फिर से टिमिथी की इन्वेस्टमेंट काम कर जाती है। इस दोबारा से इन बंदों का जाकर शुक्रिया अदा करता है जो इसके और ज्यादा पैसे बनवाते जा रहे थे। अब इन 3 जबरदस्त इन्वेस्टमेंट के बाद टिमिथी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ये अपने आप को बड़ा इन्वेस्टर समझने लग जाता है। तो ये सोचता है मैं खुद ही विनिंग इन्वेस्टमेंट्स को ढूंढ सकता हूँ। तो पहली विनिंग इन्वेस्टमेंट जो ये ढूंढता है वो होती है पूरे न्यूबेरी पोर्ट में जितनी भी आवारा बिल्लियां होती हैं जिनको इन्होंने मारना ही होता है, ये उन सब को खरीद लेता है। ये सोचता है ये छोटी सी जो बिल्लियां हैं अजीब सी, कैरेबियन में ये हाउस पेट के तौर पर इस्तेमाल हो जाएंगी। तो ये इन सब को शिप में डालता है और कैरेबियन भेज देता है, और वहां पर तो ये हॉट केक्स की तरह बिकती हैं। इस वजह से नहीं कि ये क्यूट सी बिल्लियां थी, बल्कि टिमिथी को ये बात नहीं पता थी कि कैरेबियन में चूहों का बहुत बड़ा मसला था वेयर हाउसेज के अंदर। तो उसकी ये आवारा बिल्लियों की शिपमेंट परफेक्ट टाइम पर आती है। इन सब जबरदस्त इन्वेस्टमेंट के अलावा टिमिथी अपनी लेगेसी के बारे में सोचने लग जाता है कि लोग मुझे मरने के बाद किस तरह याद रखेंगे। इसका जवाब ढूंढने के लिए सिर्फ एक ही तरीका था, टिमिथी अपनी मौत की झूठी खबर फैला देता है और ये छुपकर अपना ही फ्यूनरल देख रहा होता है। ये एक चीज नोट करता है, इसकी जो बीवी होती है एलिजाबेथ, वो इतनी ज्यादा उदास नहीं होती अपने शोहर के मरने पे जितना इसने सोचा था कि उसको होना चाहिए था। तो ये हजारों लोगों के सामने बाहर आता है और ये लाठी से अपनी बीवी को मारना शुरू कर देता है। इसके बाद टिमिथी डिसाइड करता है कि मुझे अपनी बीवी अब पसंद नहीं है। तो ये डिसाइड करता है मैं लोगों को बताऊंगा कि ये मर चुकी है, लेकिन वो मरी भी नहीं होती। तो जब लोग इसके मेंशन के अंदर आते थे और इसकी बीवी को देखते थे कि ये तो जिंदा और चल फिर रही है, टिमिथी कहता था नहीं नहीं वो इसका जिन है। अब क्योंकि इस पॉइंट तक टिमिथी इतना ज्यादा अमीर और इन्फ्लुएंशियल होता है, लोग उसकी ये बात ही एक्सेप्ट कर लेते हैं और एलिजाबेथ को एक भूत के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं। मरने से पहले टिमिथी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है। इसका नाम होता है पिकल फॉर द नोइंग वंस। इसका टाइटल इस तरह का था कि आज तक लोगों को समझ नहीं आई इस बात की। इस बुक के अंदर 24 पेजेस होते हैं जिसपे अनपढ़ किस्म की लाइनें और 0 पंक्चुएशन होती है। ये इतनी ज्यादा बकवास बुक थी कि ये फौरन ही सोल्ड आउट हो जाती है, क्योंकि लोग इस बुक को खरीदना बड़ा फनी समझते हैं। जब लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि तुमने तो कोई पंक्चुएशन इस्तेमाल ही नहीं की, टिमिथी एक और एडिशन को प्रिंट कर देता है और इस बुक के एंड पर एक सिंगल पेज को इंक्लूड करता है जिसमें 13 लाइनें होती हैं रैंडम पंक्चुएशन मार्क्स की। इस पेज के एंड में वो लिखता है जाओ और छिड़क लो इनको जहां तुम्हें ठीक लगे। 1806 में जब कुछ ही साल गुजरते हैं इसको अपनी बुक पब्लिश किए, लॉर्ड टिमिथी डेक्स्टर द इन्फॉर्मर ऑफ डेयर खामोशी से मर जाता है, इस बार असल में। कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी है। इसके अलावा एक और स्टोरी है, अमेरिका में एक पहाड़ी है जिसका नाम है सुपरस्टिशियस माउंटेन। यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक चीज हुई थी। ये स्टोरी भी बहुत मजे की है, इस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।